हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर बेटा हम अपना सीखने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमें क्या बताता है, क्यों दिया था उन्होंने। तो भैया हमारे सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें 3 लॉ दिए थे मोशन के। यानी उन्होंने बॉडी बताई थी कि किस तरह से बिहेव करती है, यानी जब मूव करती है, कब मूव करती है, कब रुकती है, कब तेज मूव करती है। ठीक है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना समझने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, क्या समझने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए डेफिनेशन लिखी हुई है, हम एक दफा डेफिनेशन को स्टडी करते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स लेके बिल्कुल आराम से, सुकून से, बहुत ही अच्छे वे में, मजेदार तरीके से इसको क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता क्या है, क्यों दिया था। यूनिवर्स को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए कि आखिर एक बॉल जब जाते जाते जमीन के ऊपर जब जा रही होती है या हवा के अंदर जा रही होती है, रुक क्यों जाती है। या कुछ ऐसी चीजें जो चलती रहती हैं, जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है, इस तरह क्यों होता है, यानी ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करते हैं, किस तरह मोशन में जाते हैं, किस तरह रुकते हैं। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करते हैं हम अपना स्टार्ट। चलिए जी। तो बेटा लिखा हुआ है इट स्टेट्स, यानी इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट। तो बेटा यहां तक ये जो हमारा मोशन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, बताता है कि अगर इट्स स्टेट, यानी ये बताता है डैट के एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, के अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो क्या करेगा, रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, यानी जिस तरह से हमारे घरों में टेबल पे के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, वो तो वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। क्या करेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। कब रहना चाहेगी, कब नहीं रहना चाहेगी, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा एक बॉक्स है बेटा, ठीक है, या इसको बुक कह लें। ठीक है, कोई भी चीज है, ये हमारा कोई बॉक्स वगैरह है। ठीक है, ये हमारा ये पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर। ठीक है बेटा, अब ये हमारा जो बॉक्स है ये रेस्ट की हालत में है, किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। तो बेटा एंड तक ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और एक्सटर्नल फोर्स वो भी जो अनबैलेंस्ड हो। ठीक है, यानी अगर बैलेंस फोर्स लगेंगी तब भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस फोर्स से मुराद बेटा ये है कि अगर यहां से 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है और 10 न्यूटन फोर्स ही यहां से इस तरफ लग रही है, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, ना उस तरफ मूव करेगा ना इस तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरा देखें पेन है, मैंने इसको पकड़ा, 10 न्यूटन फोर्स से मैं इसे इधर खींच रहा हूं, 10 न्यूटन फोर्स से मैं इसे इधर खींचूंगा। अब ये देखें, मैं इस तरफ भी खींच रहा हूं, मैं इस तरफ भी खींच रहा हूं, लेकिन ये पेन मेरा ना इधर मूव कर रहा है राइट साइड पे, ना लेफ्ट साइड पे। लेकिन जब भी मैं अपना हाथ एक छोड़ दूंगा, एक फोर्स मैं स्किप करूंगा, यानी एक फोर्स खत्म करूंगा, तो ये देखें ये फोर्स खत्म हो गई, तो नेट फोर्स इस तरफ मूव किया। तो बेटा अनबैलेंस फोर्स का मतलब वो फोर्स है जिसको कोई कैंसल आउट ना करे। अब ये देखें, ये फोर्स अगर हटा दें तो इसके ऊपर ये अनबैलेंस फोर्स लग रही है। ठीक है, जब भी हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर कोई चीज बेटा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर, और वो फोर्स भी कैसी होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। अनबैलेंस्ड का मतलब उसको काटने वाला, उसका अफेक्ट कैंसिल करने वाला कोई और फोर्स वहां पे मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमारा ये बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरफ भी फोर्स लग रही है, इस तरफ भी, तो ये ऑब्जेक्ट ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर ये जो फोर्स इधर लग रही है और इधर लग रही है, ये दोनों फोर्सेज आपस में बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। इसी तरह बेटा दुनिया के अंदर जितने भी हम अपने तमाम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, जितने भी हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लाजमी लग रही होती है। हत्ता कि हमारा ये जो जिस्म है, हमारी बॉडी पे भी क्या लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अब लग रही है। लेकिन ऐसा क्या है कि ये देखें, अब ये जो हमारी घर में पड़ी हुई बुक है बेटा, ठीक है, या कोई और चीज पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, इसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही हैं। ठीक है, कैसे लग रही हैं अभी देखते हैं, अभी आपको प्रूव करके देते हैं। हमने ग्रेविटेशनल लॉ में समझा कि बेटा हर बॉडी के ऊपर जमीन क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, नीचे को उसको पुल करती है, खींचती है। तो ये इस डिब्बे के ऊपर एफ जी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। लेकिन उसी वक्त इस डिब्बे के ऊपर ये जो टेबल है, ये बेटा नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, एन फोर्स ऊपर की तरफ। कौन सी, एफ एन, नॉर्मल फोर्स। और बेटा मैग्नीट्यूड में ये नॉर्मल फोर्स और ये एफ जी बराबर होती हैं, तो एफ जी और एफ एन ये किस में बराबर होती है, मैग्नीट्यूड में। और डायरेक्शन में क्या होती है, ऑपोजिट, यानी ये इस डायरेक्शन में एफ एन और एफ जी नीचे की डायरेक्शन में। तो इसलिए अपना अफेक्ट क्या है, कैंसल आउट कर देती हैं, ये अफेक्ट क्या कर देती हैं, एक दूसरे का कैंसल आउट कर देती हैं। तो नेट फोर्स इसको कहते हैं जीरो। जब किसी भी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रही होती है बेटा, मैं फिर रिपीट करूंगा, जब किसी भी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लग रही होती हैं, तो इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो अप्लाई हो रही है।
नेट फोर्स क्या लग रही है, 0 लग रही है। नेट फोर्स का मैंने आपको बताया था, नेट फोर्स का मतलब तमाम जो फोर्सेज लग रही हैं उनका मजमुआ। फॉर एग्जांपल हम इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये देखें बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास बॉक्स B2 है, ये बॉक्स B1 है, ठीक है। जैसा कि हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ये देखें। तो बेटा इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स फिर ये लग रही है, एक फोर्स फिर ये लग रही है। ये फोर्स लग रही है मान लें 5 न्यूटन की, ये फोर्स लग रही है दूसरे वाली मान लें 7 न्यूटन की, और ये जो थर्ड वाली है मान लें 10 न्यूटन की। कितने की, 10 न्यूटन की। अब इसी के ऊपर पीछे की तरफ भी फर्ज कर लें ये कोई गाड़ी वगैरह है, ठीक है, कोई बाइक वगैरह, 3 बच्चे इसको आगे खींच रहे हैं। एक 5 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा 7 न्यूटन से, तीसरा 10 न्यूटन से। अब 2 बच्चे ही इधर इसको ऑपोजिट खींच रहे हैं, फिर एक 7 न्यूटन से, एक 10 न्यूटन से। तो बेटा अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी। नेट का मतलब होता है कि बेटा इन तमाम फोर्सेस का जमा, यानी ओवरऑल इस बॉडी पे क्या असर आ रहा है वो बताता है हमें नेट फोर्स। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, इसको अगर हम F1 कहते हैं, F2, F3, F4, F5, तो 5 फोर्सेस लग रही हैं। तो इनका क्या निकालेंगे हम, इनका समेशन लेंगे, मजमुआ। फॉर एग्जांपल F नेट इक्वल टू, ये वाली पहले लिखनी है, 10 न्यूटन पहले लग रही है, प्लस 7 न्यूटन लग रही है, प्लस 5 न्यूटन लग रही है बेटा, ठीक है। अब इसी के ऊपर ये इस डायरेक्शन में लग रही हैं, जब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही हैं, ऑपोजिट, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट लग रही हैं, तो इनको नेगेटिव में लेंगे, -7 न्यूटन और -10 न्यूटन। अब ये देखें बेटा, ये +10 न्यूटन -10 न्यूटन से कैंसिल आउट, ये 7 न्यूटन इस 7 न्यूटन के साथ। तो बेटा नेट फोर्स के ऊपर कितनी लग रही है, सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। किस तरफ लग रही है, उस तरफ डायरेक्शन में, किस तरफ, उस डायरेक्शन में। अब अगर हम ये देखें, इस 10 न्यूटन को ये 10 न्यूटन काट रहा है, तो ये फोर्स इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही, बेशक इसका एरो साइन लगाएं आप ना लगाएं। अब ये देखें, ये जो 10 न्यूटन है, 5 काट दी मेरे ख्याल में, ठीक है। ये जो 7 न्यूटन है, इस 7 न्यूटन को कैंसिल कर रहा है, इसका भी कोई असर नहीं, इसको भी काट दें। अब 10 उधर भी थी, 10 इधर भी, इसको भी काट दें। अब नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है, 5 न्यूटन लग रही है, ठीक है। फोर्सेज तो और भी लग रही हैं, 10 न्यूटन इसकी तरफ लग रही है जो हमने रेज की, 7 न्यूटन भी लग रही है जो हमने रेज की, इस तरफ भी 10 लग रही है, 7, लेकिन वो एक दूसरे का अफेक्ट क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, उनको हमने कंसीडर नहीं करना। अब इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, एफ नेट कितनी लग रही है, 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता ही इसका बिहेवियर है कि ये किस तरह बिहेव करेगा। अब इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, मतलब मोशन में चला जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, फॉर एग्जाम्पल ये भी नहीं लग रही, ठीक है, यानी एफ नेट कितनी है, 0 है, 5 न्यूटन ना होके एफ नेट 0 है, तो ये क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा। तो बेटा ये बताता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा। अब बेटा इसको आपने इनर्शिया के साथ मिक्स नहीं करना। इनर्शिया क्या था, इनर्शिया हमारी प्रॉपर्टी बताता था, क्या बताता था, प्रॉपर्टी के एक ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करता है, यानी उसकी आदत क्या है, ठीक है। लेकिन ये बताता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, जब एक्सटर्नल फोर्सेज, बाहरी फोर्सेज, बाहर की फोर्सेज इसके ऊपर लग रही हो तब ये किस तरह से बिहेव करेगा, और जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज ना लग रही हो तब ये कैसा बिहेव करेगा। तो बेटा हमने समझ लिया कि जब इसके ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही होंगी तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, रेस्ट में या तो मोशन में चला जाएगा, रेस्ट में या तो मोशन में चला जाएगा। और अगर बैलेंस फॉर्म में लग रही हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्सेज बैलेंस फॉर्म में लग रही हैं, मतलब एक दूसरे का अफेक्ट कैंसल आउट कर रही हैं, 0 कर रही हैं, तब वो किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो ये तो बताता है हमारा इतना फर्स्ट पार्ट, रेस्ट वाला। अब हम देखते हैं हमारा मोशन वाला पार्ट में क्या बताता है। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि हमारा मोशन के अंदर किस तरह ऑब्जेक्ट क्या करता है, बिहेव करता है। जब कब, जब उसके ऊपर बैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही हूं। बैलेंस का मतलब एफ नेट 0, यानी कैंसल आउट इफेक्ट, एक मतलब का समझने का मतलब कि ना होने के बराबर लग रही हूं। लेकिन मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर फोर्सेज ना लग रही हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरा मार्कर है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है, एफ ई। ये देखो, छोड़ रहा हूं तो नीचे जा रहा है, छोड़ रहा हूं तो नीचे जा रहा है, लेकिन यहां पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जितनी एफ जी नीचे की तरफ लग रही है उतनी ही बैलेंस फोर्स मेरे हाथ ने इसके ऊपर की तरफ लगाई हुई है, ठीक है। इसी तरह जब हमारी कोई भी चीज कहीं भी पड़ी होती है वो रेस्ट पे क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेज लग रही होती हैं। क्या लग रही होती है, बैलेंस फोर्सेज लग रही होती हैं। लेकिन जब कोई चीज इस तरह से मोशन में जाती है, हिलजुल जाती है, तब उस पर कौन सी लग रही होती है, अनबैलेंस फोर्स लग रही होती है, यानी उसके ऊपर नेट जो फोर्स है वो 0 के इक्वल नहीं होती। तो बेटा अब ये हमारे पास, मान लें कि हमारे पास एक क्या व्हीकल है, यानी कोई गाड़ी वगैरह है, ठीक है। अब ये मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में, और किस स्पीड के साथ कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी स्पीड भी सेम है और क्या है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है। अब बेटा हमारा न्यूटन का जो दूसरा पार्ट है मोशन का, इस फर्स्ट लॉ का दूसरा पार्ट है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, टेंस, टेंस का मतलब चाहेगा टू स्टे रहना, उसी इन मोशन, उसी मोशन में विद सेम स्पीड, उसी सेम स्पीड के साथ, इन सेम डायरेक्शन, उसी सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अनलेस, जब तक एक्टेड बाय अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती,
वो भी किस तरह की, अनबैलेंस, तब तक वो क्या नहीं करेगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा मतलब ना तो अपनी स्पीड चेंज करेगा ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको अपनी एग्जांपल से समझें, ये देखिए बेटा, अब मान लें, फर्ज करें, ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप समझने के लिए समझे कि ये गाड़ी हमारी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जा रही है, कितनी, इस स्पीड की, और इसका क्या है, डायरेक्शन भी यही है। तो अब देखें, आपने इसको 10 सेकंड बाद देखा, ठीक है, तभी इसकी स्पीड यही थी और यही डायरेक्शन थी। आपने 20 सेकंड बाद देखा, तभी इसकी डायरेक्शन यही थी, स्पीड यही थी, ठीक है। आपने बेशक इसको 50 सेकंड बाद भी देखा तो इसकी डायरेक्शन यही थी, इसकी स्पीड भी यही थी या डायरेक्शन भी यही थी। अब ये चीज हमें क्या बता रही है कि इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उसका कानून बताया उसने, एक्सपीरियंस करके, उसने एक्सपेरिमेंट करके, तजर्बा करके बताया कि जब बॉडी इस तरह बिहेव करेगी, इस तरह मूव करेगी, इसका मतलब उसके ऊपर एफ नेट कितना है, 0 है, यानी उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही। अब इसकी हम एग्जांपल इस तरह से समझ लेते हैं, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर एक लग रही है, ये तो इसकी डायरेक्शन थी ना, ये देखें, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस तरफ 7 न्यूटन, कितनी, 7 न्यूटन। अब उसी वक्त इसके ऊपर लग रही है 7 न्यूटन बैक, ठीक है। अब नेट क्या आ जाएगा इसका, एफ नेट क्या आ जाएगा बेटा, -7 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, तो क्या आ जाएगा, 0। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन, मतलब फोर्स के ऊपर कोई असर नहीं कर रही। हालांकि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक उस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है, लेकिन उसके ऊपर उसका क्या आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। इसी तरह यहां पे अगर ये फोर्स ना लगे, ये हम फोर्स रेज कर दें, ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारी जो बॉडी है अपनी स्पीड चेंज करेगी। इसकी हो सकता है इस तरफ और फोर्स लगी और धक्का लगा तो यहाँ 20 से 25 हो जाए, ठीक है, और क्या आ जाए, ये भी हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो, इस तरफ जा रही थी इस तरफ हो जाए, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगी। कब अनबैलेंस, आपने ये फील किया भी होगा कि जब एक बॉडी आस्ता 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 जा रही हो, जब कोई बॉडी पीछे से तेजी से आगे उसको पुश करती है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों ओवरऑल हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, कब तक, जब तक उसके साथ कोई भी चीज छेड़खानी ना करे, यानी अनबैलेंस फोर्स ना लगे, अनबैलेंस के वो नेट 0 ना करे। और दूसरी क्या बता रही है कि अगर कोई चीज इस तरह मोशन में जा रही है सेम स्पीड के साथ, उसकी स्पीड सेम बेशक 80 है, 85 है, 5 है, सेम स्पीड के साथ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तभी भी वो जाती रहेगी ता क़यामत, अगर उसके साथ कोई दूसरी फोर्स छेड़ाछाड़ी ना करे। और यहीं पे बच्चों का एक क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि सर ये बात तो ठीक है कि जब भी हमारी बॉडी मूव करती है सीधी, ठीक है, इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह बॉल फेंकी, ठीक है, ये हमने बॉल फेंकी, ये इस तरह जा रही है, लेकिन ये तो जाती जाती जैसे बैट्समैन या कोई, हम वैसे ही गिराएं बॉल, ऐसे ऐसे जाती है, वो ऐसे नीचे भी हो जाती है और रुक भी जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, अभी तो बताया कि मोशन के न्यूटन के लॉ के मुताबिक अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी क्या क़यामत। लेकिन बेटा कब तक करेगी, जब तक उसके साथ कोई एक्सटर्नल फोर्स छेड़ाछाड़ी ना करे, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो मूव करती रहेगी। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये देखें, ये बॉल गई इस तरह से, ये बॉल जा रही है इस तरह से, हमने फेंक दी, ठीक है। अब बेटा हमारी जो एयर है, ये जो हमारी हवा है, इसके अंदर एयर पार्टिकल्स है, क्या है, एयर पार्टिकल्स है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। बेशक उनको आप डस्ट के पार्टिकल्स कह लें, वाटर के मॉइस्चराइज पार्टिकल कह लें, जो मर्जी कह लें। अब वो बेटा जो पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर छोटी छोटी फोर्सेज लगाते हैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो बेटा ये एक्सटर्नल फोर्सेज जब लग जाती हैं, ये अनबैलेंस फॉर्म में लगती हैं, किस फॉर्म में, अनबैलेंस फॉर्म में। तो इसलिए जब इसकी अनबैलेंस फोर्स इस पे लगती है तो ये क्या होता है, इसकी स्पीड कम होती जाती है, कम हो जाती है, और एट द एंड ये रुक जाती है। क्यों रुकती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब यहाँ पे फोर्स एयर लगा रही है। इसको आप इस तरह से भी फील करते हैं, जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं तो मसलसल हमें कोई ना कोई चीज पीछे की तरफ पुश कर रही होती है, वो क्या कर रही होती है, एयर पार्टिकल्स, एयर रेजिस्टेंस, वो हमारे ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होती है। तो बेटा वो एक एक्सटर्नल फोर्स हमारे बॉडी पे लग जाती है, इस ऑब्जेक्ट पे, ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, बाहर से लग रही है, इसलिए बॉडी रुक जाती है। इसी तरह जब कोई गेंद, कोई फुटबॉल जमीन पे हो तो वो भी जाता ऐसे रुक जाता है। वो क्यों रुकता है, उसके ऊपर भी ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल एफ आर लगती है फोर्स। वो क्या करती है, वो इस बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन को क्या करती है, डाइवर्ट कर देती है, रोक देती है। इसी वजह से ये जो चीजें हैं इनके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगती है। और वही न्यूटन ने कहा कि जब अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगी, जब लगेगी तो वो क्या करेगी, अपनी मोशन चेंज करेगी या अपनी स्टेट चेंज करेगी या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। लेकिन वो कब नहीं करेगी, अनलेस का मतलब जब तक, वो कब तक अपनी पोजीशन, अपनी मोशन, अपनी डायरेक्शन या अपनी रेस्ट की स्टेट कब तक नहीं चेंज करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना
लग रही हो, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो। तो इसका मतलब हमारी दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल है जहां पे फोर्सेस तो हर जगह पे आ रही हैं। जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स बाहर से, बॉडी के बाहर से जो फोर्स लगती है उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो बेटा इसकी एक एग्जांपल ये है, बेटा ये हमने कुछ हाइट से कुछ हाइट पे जाके, यानी कोई लगा लें 200 मीटर 300 मीटर ऊपर ले जाके कोई हम जब चीज छोड़ते हैं जहाज वगैरह से कहीं से भी, जब भी हम किसी हाइट से किसी चीज को ऊपर जाके छोड़ते हैं तो बेटा क्या होता है, इसको फोर्स एफ जी नीचे की तरफ खींच रही होती है। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी वजह से तो ये चीजें, हर चीज नीचे की तरफ गिर रही है ना। ये चीज अब नीचे की तरफ गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। और बेटा जब ये गिर रही होती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है, उसी वक्त मैंने कहा कि हवा के अंदर एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो वो इसके ऊपर क्या लगाती है? एयर रेजिस्टेंस इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसको भी एफ आर बोल देते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, ये कौन सी चीज लगा रही है? ये लगा रही है आपकी जी एयर पार्टिकल्स। और इसको ज्यादा फील करना हो आप तो वही एग्जांपल, अगर आपने टप में पानी रखा हुआ है और वहां पे बॉल रख के अब जब नीचे को पुश करते हैं तो पानी इसको बैक ऊपर की तरफ पुश करता है ना, इस वजह से वो बॉल उसके पानी के अंदर नहीं डूबती। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे अब फोर्स लग रही है, लग रही है। शुरू शुरू में ये जो फोर्स होती है बेटा ये ज्यादा होती है। मान लें अगर ये 10 न्यूटन है शुरू में, और ये कितनी होती है? कम होती है। मान लें ये 2 न्यूटन है। फिर आस्ता आस्ता जब बॉल नीचे जाती है, जाती है, जहां पे पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचती है, तो बेटा ये फोर्स तो कांस्टेंट है। ठीक है, जितनी फोर्स से जमीन ने खींचना है उतनी फोर्स से ही खींचना है। ठीक है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करती है, हमने सारा कुछ देखा हुआ है। तो ये फोर्स तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो एफ आर है, ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये भी 10 न्यूटन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रही है, ये 10 न्यूटन नीचे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा? 0। कितना आ जाएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह करेंगे, एफ आर प्लस एफ जी। एफ आर कितनी लग रही है? -10 न्यूटन। ठीक है, और ये कितनी लग रही है? +10 न्यूटन। और ये कैंसिल आउट, और 0 न्यूटन क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। एफ नेट कितनी आ गई? 0 आ गई। अब इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 लग रही है, लेकिन तब भी ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही होती है, जा रही होती है, गिर रही होती है। और बेटा जब ये गिर रही होती है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन तो यही बन रही है नीचे की तरफ, सेम डायरेक्शन में है। इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, ना इधर हुई ना इधर हुई। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। और इसकी बेटा वेलोसिटी और इसकी स्पीड भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मान ले वो वी स्पीड होगी, जितनी भी होगी वो, ठीक है, 50 70 जितनी भी होगी वो, बेटा इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। स्पीड क्यों हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। इसका क्या प्रूव है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी? तो बेटा इसका जो प्रूव है, यही लॉ है। वो लॉ कह रहा है कि इसके ऊपर जब बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं, यानी एफ नेट 0 है, तो वो सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। तो बेटा ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी, और जब ये बेटा स्पीड, ये जो स्पीड आ जाती है और ये जो डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता हुआ टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर लेता है? अक्वायर कर लेता है, टर्मिनल वेलोसिटी हासिल कर लेता है, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन का, न्यूटन का मोशन लॉ फॉलो करता है। ठीक है, यानी उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेज लग रही होती हैं। क्या लग रही होती हैं? बैलेंस फोर्सेज। तो वो अपनी डायरेक्शन को और अपनी स्पीड को क्या करता है? मेंटेन रखता है। क्या करता है? मेंटेन रखता है। अब बेटा इसको इनर्शिया के साथ मैं बार बार बोल रहा हूं कि मिक्स नहीं करना। इनर्शिया सिर्फ उस चीज की क्या बता रहा था? सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा था, आदत बता रहा था। लेकिन ये जो हमारा न्यूटन का लॉ है, ये हमें बताता है कि हमने जब एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल जहां कहीं से भी फोर्स आ रही है, हमें नहीं पता, इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स जब भी लगेगी तो किस तरह बिहेव करेगा। और वो एक्सटर्नल फोर्स में भी 2 टाइप की होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो सेम स्पीड से ही मूव करेगा और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है? अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे हमने इसी में देखा, तो जब शुरू शुरू में ये एफ आर हमारी कम थी ना, 1 न्यूटन 2 न्यूटन आस्ता आस्ता बढ़ रही थी, लेकिन ये हमारी एफ जी कॉन्स्टेंट थी, तब वो ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी से नीचे गिर रहा था। लेकिन जब एफ जी इक्वल होगी एफ जी जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इक्वल होगी एफ आर यानी रेजिस्टेंस फोर्स की, तो वो तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस तरह कांस्टेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का लॉ, और इसके अंदर और हमारा जो इनर्शिया है उसके अंदर डेफिनेटली डिफरेंस है। क्या है? इसको हम देखते हैं। ये हमें बताता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तब ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तब कैसा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो जब बेटा एक्सटर्नल फोर्स, बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, तब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट मेंटेन रखेगा। यानी अगर वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही हैं। यानी एफ नेट क्या है? उसके ऊपर 0 है। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेज लग रही हैं, एफ नेट 0 नहीं है, तब वो क्या करेगा? एक्सेलरेट भी करेगा,
ठीक है, डायरेक्शन भी बदलेगा और अपनी स्पीड भी उसकी कांस्टेंट रहने वाली नहीं है। और अगर वो मोशन में है तो रुक जाएगा, क्यों, यही तो होता है। जब ये देखें, ये मेरी बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, और ये आगे हमने रुकावट लगा दिया, स्टिकर लगा दिया, इससे टकराई तो इसने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, इस मेरे हाथ ने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। लेकिन अनटिल, जब तक ये फोर्स नहीं है, ये मौजूद नहीं है ऑब्स्टिकल, ये सीधा मूव करता रहेगा सेम डायरेक्शन में। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, बहुत बेसिक कंसेप्ट था बेटा। इसलिए मैं बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट है उनको डिटेल में छोटी छोटी वीडियोस के अंदर पूरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बेटा यहीं से आपको फिजिक्स मुश्किल लगनी शुरू होती है और यहीं से फिजिक्स आपके लिए आसान होती है और आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सिंपल सा फंडा था। ठीक है, यानी जब एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तब क्या होने वाला है, और जब एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड, मैं अगर बोल रही हूं तो आपने कंसीडर करना है, जब एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस फॉर्म में लग रही है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहने वाला है, और जब अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट क्या करने वाला है, चेंज करने वाला है। और इसी को बेटा, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसकी बहुत सीधी सीधी सी दो एग्जांपल देखी हमने। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेज लग रही हैं, फोर्सेज लाजमी तौर पे लग रही हैं। ठीक है, फोर्सेज लाजमी तौर पे लग रही हैं, लेकिन बैलेंस्ड, बैलेंस का मतलब एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही हैं, एफ नेट जीरो दे रही हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अनबैलेंस फॉर्म में लगेंगी। ठीक है, किसमें लगेंगी, अनबैलेंस में लगेंगी, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, या रेस्ट में है तो वो मोशन में जाएगा। अब दूसरी तरफ जब वो मोशन में है, किसमें है, कॉन्स्टेंट मोशन में है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तब वो क्या करेगा, उसी में रहेगा जब तक उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेज लग रही होंगी। ठीक है बेटा,